आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ समय पहले पार्थशर की ओर से चंद्रपुर के रामाला तालाब के पास स्थित काशी डायग्नोस्टिक लैब में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद में ये बात सामने निकल कर आई थी कि सरकार के जारी नियमों के बावजूद सरकारी दर से भी ज्यादा लैब में टेस्ट करने के लिए और सिटी स्कैन के लिए पैसे लिए जा रहे थे। इसकी तकरार जब पार्थशर के कार्यालय में पहुंची, वहां के संपादक राजेश नायडू ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए पहले डॉक्टर दिलीप कामली से बात करने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने उल्टा उन्हें ही धमकी दी, जिसके बाद पार्थशर की ओर से सभी संबंधित विभागों को, पालक मंत्री को, सांसद को, विधायक को और सभी उच्च अधिकारियों को विधिवत लिखित शिकायत दी गई। फिर ऐसा और एक किस्सा सामने आया। SRL लैब जो सपना टॉकीज के पास स्थित है, यहाँ पे मरीजों से पैसे लिए जाते थे मगर बिल नहीं दिया जाता था। इस बारे में पूछने पर संचालक नितिशा चावड़ा ने 5 दिन के टेस्ट रिजल्ट पर हम बिल दे सकते हैं मगर 2 दिन के टेस्ट रिजल्ट पे बिल नहीं दे, ऐसा कुछ अजब गजब उत्तर दिया था। इसकी भी लिखित शिकायत पार्थशर की ओर से जिलाधिकारी, आयुक्त और संबंधित विभागों को दी गई। महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की और कार्यवाही का पत्र प्रतिलिपि के रूप में पार्थशर को दिया गया, जिसे देख हमें बहुत आश्चर्य लगा। इन पत्रों में काशी डायग्नोस्टिक लैब को केवल ताकीद दी गई है कि आपने जिससे ज्यादा पैसे लिए हैं वो खुद होकर वापस कर दे, और उसी तरह से ऐसा लैब को ताकीद दी गई कि जिस को आपने बिल नहीं दिए उन्हें बिल दे दिए जाए। ये कार्यवाही केवल शॉकिंग ही नहीं तो हास्यास्पद नजर आ रही है और दाल में काला भी नजर आ रहा है। पार्थशर को उम्मीद थी कि महानगर पालिका ये दोनों लैब पर कार्यवाही करके इनका ऑडिट देख के इनका रजिस्टर चेक करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि कितने लोगों के साथ में ऐसा किस्सा हुआ, मगर महानगर पालिका ने अपनी जवाबदारी झटकते हुए केवल एक पत्र भेजा है जिसका निषेध शिक्षक सेना की ओर से किया गया है। और इस संदर्भ में राजेश नायडू ने कल दिनांक 27 मई को जिलाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की है। साथ में यह इशारा दिया है कि लैब पर कार्यवाही नहीं होती है तो शिक्षक सेना की ओर से मुहिम चलाकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ संबंधित मंत्रियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका, क्या इशू हुआ आपके साथ में? मेरा विनोद गोलूर है। मैं इधर टेस्ट करने आया था तो मैडम बिल ही नहीं दे रहे हैं। पॉलिसी के लिए बिल जोड़ना है, मेडिकल पॉलिसी निकाले मैडम मना। हाँ, फिर तो बिल का तो पूछे ही नहीं। उस टाइम मैं बैठा ही था, तबीयत खराब ही थी, तो कहाँ बिल मिलेगा, कहाँ जाने का, कैसा करने का, वही देख रहे थे। तो बाद में 3-4 बार आप खुद ही पेशेंट थे क्या? मैं खुद ही पेशेंट। कहाँ एडमिट थे आप? मैं श्वेता हॉस्पिटल में एडमिट था। अच्छा। तो साथ में भाई वगैरह थे। उस दिन टेस्ट करवाए, उस दिन तो हमने बिल का कुछ पूछे नहीं। जब मैं ठीक हो गया तो फिर आया था तो ये मैडम बोलती है मैडम से बात करो, मैडम से बात करो। मैडम नहीं बोल रहे, बिल दे ही नहीं सकते, नागपुर से आया है, 2 दिन में बुलाए थे तो उसका बिल ही नहीं दे सकते बोलते हैं। ओके। चंद्रपुर शिक्षक सेना की ओर से कुछ दिन पहले काशी डायग्नोस्टिक लैब और SRL डायग्नोस्टिक लैब के विरुद्ध हमने सभी संबंधित अधिकारियों को और विभागों को शिकायत की थी। काशी डायग्नोस्टिक में हमारे पास में यह मामला आया था कि वहाँ पे कोरोना पेशेंट से 5,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सरकार के नियम अनुसार 2,000, 2,500, 3,000 ही लिए जा सकते थे। उसी तरह से SRL लैब में टेस्टिंग के 1,200 रुपये लिए जा रहे थे मगर उसका बिल नहीं दिया जा रहा था। हमने अपने न्यूज़ माध्यम से भी जानने की कोशिश की तो SRL वालों ने कहा कि नागपुर से हम रिपोर्ट बुलाते हैं इसलिए हम बिल नहीं देते, बम्बई से रिपोर्ट बुलाते हैं तो उसका बिल देते हैं मगर उसके लिए 5 दिन लगता है। तो ये बड़ा अलग ही टाइप का उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। इतना ही नहीं, उनकी संचालक नितिशा चावड़ा ने यहाँ तक बोलने का हिम्मत की थी कि हमने कलेक्टर साहब को ये सब बता दिया है और कलेक्टर साहब की जानकारी में हम ये सब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। इतने बड़े अधिकारी का नाम लेके इस तरह से गलत कार्य करना, इन दोनों चीज़ों की काशी डायग्नोस्टिक में ज़्यादा पैसे लेने की और SRL में बिल नहीं देने की हमने तकरार सभी जगह की थी। उस पर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई का पत्र हमें प्राप्त हुआ, जिसे देखकर न केवल शौक लगा बल्कि एक हास्यास्पद स्थिति भी समझ में आई,
क्योंकि उन पत्रों में ये लिखा था, काशी डायग्नोस्टिक लैब को ये लिखा गया था कि आपने जितने से ज़्यादा पैसे लिए होंगे वो वापस कर दीजिए और आगे से ऐसा नहीं करना। और एसआरएल को ये लिखा गया था कि आपने जिसको बिल नहीं दिया आप उनको बिल दे दीजिए। ये किस तरह की कार्रवाई है, ये हमारी समझ से परे है। हमारा ये मानना था कि ये दोनों ही लैब में और बाकी की लैब में भी ऑडिट होगा, जांच पड़ताल होगी और इस तरह से जिन मरीजों को लूटा गया है उनको न्याय मिलेगा और आगे के मरीजों को तकलीफ नहीं होगी। मगर ये थातुर मातुर जो कार्य महानगर पालिका द्वारा किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसका हम निषेध करते हैं। और हमने कल ही कलेक्टर साहब को इस बारे में फिर से सूचित किया है लिखित रूप में। अगर इसके ऊपर में महानगर पालिका सही एक्शन नहीं लेती तो शिक्षक सेना चंद्रपुर की ओर से इसके विरुद्ध में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और सभी संबंधित अधिकारियों की ऊपर मंत्रालय तक और मंत्रियों तक शिकायत की जाएगी। आज 28 मई को महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में चंद्रपुर भाजपा लोकसभा की तरफ से हंसराज अहीर जी के नेतृत्व में स्थानिक सावरकर चौक में एक कार्यक्रम का आयोजन करके स्वतंत्र वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर सावरकर के नाम से प्रचलित सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। इनका जन्म 28 मई 1886 में नासिक में हुआ और उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1968 में हुई। वहीं सावरकर की विशेष पहचान उनके हिंदुत्व के लिए थी और उस वक्त के पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा के वे बड़े कार्यकर्ता थे। वीर सावरकर स्वतंत्रता के लिए लड़े सेनानियों में अग्रणीय गिने जाते हैं और आज के दिन संपूर्ण महाराष्ट्र उनके योगदान को याद करके उन्हें नमन करता है। यांनी विद्यार्थी अवस्थेपासून युवावस्थेत नंतर गृहस्थ जीवन जगताना नाही त्यांचं पूर्ण कुटुंब स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये त्यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य गेलेलं आहे। अशा कुटुंबांपैकी या देशातलं सावरकर कुटुंब, त्याचे दोन्ही बंधू आणि ते स्वतः, त्यांच्या बहिणी, त्यांच्या पत्नी सगळ्यांनी देशाचा संघर्ष केलेला असं कुटुंबांप्रती आपण आदर व्यक्त करता आणि सावरकर यांची परवा आपण आलो या उपस्थित सर्व मान्यवर मंत्री यांनी आपले विचार मांडले। त्यांचे वडील सावरकरांच्या सोबत काम केलेलं आवळे गुरुजींनी, ते आमचे गुरु होते। सुहास वडीलजी, अनिल टेंगेले, आवारी आणि एकेताई सर्व आणि सावरकर हा कार्यक्रम आपण दरवर्षी घेतो, पुण्यतिथी घेतो, जयंती घेतो। तिथून आपण अनेक प्रेरणा घेतो आणि प्रेरणास्पद ज्या ठिकाणी सुहास यांनी आपल्याला एक व्यक्ती देशामध्ये जन्म त्याला देशात काय करायचं, जो देश गुलाम होता, गुलामीमध्ये जगण्यापेक्षा आपण आनंद या भावना मनामध्ये लहानपणी आल्या अशा साधना आपण आज आजोदर करीत आहोत। देशभक्त बंधूंना एवढं की आपण ज्या पक्षामध्ये काम करतो आपल्याला आला हा देश गुलाम होता आणि त्या काळामध्ये त्यांनी किती अत्याचार केले असते। सावरकर जयंती आहे। 1883 साली आजच्या दिवशी सावरकरचा जन्म झाला होता भगूरमध्ये आणि ते बाल अवस्थेत विद्यार्थी अवस्थेपासून त्यांनी देशभक्तीचं त्यांना संस्था झालेले ते आई वडिलांपासून समाजापासून आणि एक असे क्रांतिकारी आहे की त्यांनी बाल्यावस्थेत विद्यार्थी अवस्थेत देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी शालेय जीवनामध्ये पण लिखाण केलं आणि त्यांनी जीवनाची अर्ध्यापेक्षा जास्त दिवस तुरुंगात स्थानबद्धतेत घालवलेली आहे। 2दा जन्मशत त्यांना झाली। अशा या महान क्रांतिकारकाचे मुकुटमणी म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो अशा। कल दिनांक 27 मई 2021 को चंद्रपुर की बहुप्रशिक्षित दारूबंदी
उठा ली गई। जैसे ही ये खबर चंद्रपुर पहुंची, जंगल में आग की तरह ये कोने कोने तक फैल गई। अधिकतर लोगों में इस दारूबंदी को हटाने के निर्णय को लेकर जहां पर खुशियां देखी जा रही हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और दारूबंदी की शिल्पकार एडवोकेट परोमिता गोस्वामी की ओर से इसका विरोध भी देखा गया। हमने पार्थशर की ओर से चंद्रपुर के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से उनकी राय जानी। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। द्वारा चंद्रपुर में दारूबंदी उठा दी गई है, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, चंद्रपुर में पिछले 6 साल पहले दारूबंदी का निर्णय हुआ था। ये निर्णय एक तरीके से अच्छा भी था, एक तरीके से उसका निर्णय होने के बाद जिस तरीके से चंद्रपुर में दारू की खुलेआम बिक्री हो रही थी, नकली दारू, और गली गली में, यानी पहले तो दुकान तक तो भी जाना पड़ता था, अब तो घर तक तुम्हारे दारू पहुंचती थी। और इसलिए इस दारूबंदी का कोई मतलब नहीं था। ये दारूबंदी परोमिता गोस्वामी, जो ये दारूबंदी की मेन जिसने आंदोलन चलाया था, इनकी मेन डिमांड ये थी कि चंद्रपुर, अपना गढ़चिरौली और वर्धा, ये 2 जिलों में जो दारूबंदी शासन ने निर्णय लिया है कई सालों से, तो वहाँ की दारूबंदी इसलिए फेल हो रही है कि चंद्रपुर जिला इस दोनों जिलों को दारू का सप्लाई कर रहा है। चंद्रपुर जिले से ये 2 जिले में अवैध दारू का सप्लाई हो रहा है। इसलिए ये चेन अगर तोड़ना है तो चंद्रपुर जिले की दारूबंदी की जाए। पर चंद्रपुर जिले की दारूबंदी करके गढ़चिरौली और वर्धा की दारूबंदी सफल हुई क्या? नहीं हुई। उल्टा चंद्रपुर जिले में ये दारूबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा परिणाम अपने को दिखा है। गुंडागर्दी बढ़ गई, ड्रग्स का अवैध व्यापार यहाँ पे चंद्रपुर में बढ़ गया। जो अनजान लोग हैं, रोजगार नहीं है जिनको, ऐसे लोग इस दारू के धंधे में उतर गए। ऐसे बेरोजगार युवक, अच्छे पढ़े लिखे एमएससी और इंजीनियर लड़के इस दारू के धंधे में उतर गए थे। और इस वजह से, इस दारू के व्यवसाय की वजह से उनका पूरा भविष्य खराब होते जा रहा था। और बड़े आसानी से 2 बम्पर लाए, बेच दिए, अपने 1,500-2 हज़ार रुपये दिन का कमा रहे। इस तरीके से बड़े आसानी से उनको लग रहा था। पर कभी ना कभी उन पे केस होने के बाद, इंजीनियर रहो या कोई एमएससी पढ़ा लिखा लड़का, उसका कैरियर ख़राब हो रहा था। इसलिए इस दारूबंदी का कोई मतलब नहीं था। और शासन ने जो निर्णय लिया और दूसरी तरफ शासन का नुकसान हो रहा था। शासन का जो रेवेन्यू इस चंद्रपुर जिले से 600-650 करोड़ साल का मिल रहा था, वो भी नुकसान हो रहा था। दारू तो बिकी रही थी, फिर शासन का नुकसान क्यों? और उसमें भी डुप्लीकेट दारू, लोगों की तबीयत खराब हो रही। ये सब दृष्टि से देखे चंद्रपुर का जो गुनहगारी का जो स्वरूप बढ़ते जा रहा था, ये सब देखते हुए एक अच्छा निर्णय शासन ने लिया, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सरकार की नीति होती है, कभी बंदी करे, कभी खुली करे, तो सरकार की नीति है। तो मैं अधिक नहीं बोल सकता। ये सरकार की पॉलिसी में हम क्या करेंगे। 2014ला संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि दारूबंदी जिल्ह्यामध्ये करण्यात आली। ती केली गेली मागच्या सरकारमध्ये आणि ही दारूबंदी केल्यानंतर अनेकांनी या दारूबंदीचं स्वागतही केलेलं होतं। परंतु ही दारूबंदी पूर्णतः फसवी होती। याचं कारण असं होतं की मोठ्या प्रमाणात अवैध दारूची विक्री, डुप्लिकेट दारूची विक्री, त्यातून तयार झालेले दारू माफिया आणि त्याही पलीकडे जाऊन जवळपास 4,000 महिला या व्यवसायामध्ये गुंतल्यामुळे त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले। जवळपास 350 बालकावर यामध्ये केसेस झाल्या आणि गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं। ड्रग्स मोठ्या प्रमाणात वाढले होते आणि यामुळं एक दहशत दारू माफियांची जिल्ह्यामध्ये झालेली होती। अवैध दारू ही गलोगली विकली जायची। सिव्हिल एरियामधले सुद्धा लोक या दारूच्या अवैध विक्रीमुळे हैराण झाले होते। तेथील त्या लोकांची शांती आणि शांतता भंग होत होती आणि म्हणून अनेक ठिकाणी या दारूबंदीच्या संदर्भात तीव्र अशा लोकांचा आक्षेप होता आणि त्याच्या प्रतिक्रिया होत्या। त्यानंतर मी पालकमंत्री झाल्यानंतर जिल्ह्यामध्ये एक समीक्षा समिती केली। त्या समीक्षा समितीच्या मध्ये 2.5 लाख निवेदनं ही दारूबंदी उठवावी अशा प्रकारची होती। तर 33,000 निवेदनं ही दारूबंदी कायम ठेवण्या बाजूला होती। यानंतर राज्य सरकारने झा नावाचे आमचे सनदी अधिकारी आहेत, त्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली
त्या समितीने अहवाल जो सादर केला तो माननीय आत्ताचे या विभागाचे मंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केला आणि त्यामध्ये त्यांनी दारूबंदीचा दुष्परिणाम आणि दारूबंदी झाल्यानंतर एकूण झालेली स्थिती मांडली आणि त्यानंतर आजच्या कॅबिनेटमध्ये दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आम्ही या जिल्ह्यातली दारूबंदी फसवी आहे. 50 रुपयाची दारू ही 200 रुपयाला विकली जाते आणि गरीब माणसाला उद्ध्वस्त केलं जाते. अशा प्रकारची भूमिका वारंवार मांडत होतो आणि ही खरी होती. समाज के लिए तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि दारू वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो इलीगल वे से सारी चीज़ें होती थी उसको भी गवर्नमेंट नहीं रोक पाई. कम से कम इसी बहाने गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू आ जाएगा. नहीं, चंद्रपुर ज़िले में पिछले 5 साल से जो है पिछली सरकार ने जो दारूबंदी की थी उसके बारे में जो है हमारे ज़िले के पालक मंत्री आदरणीय वरेट्टीवार साहब ने जो है लोगों की यहाँ की प्रतिक्रियाएं जानी सभी लोगों से और उसके बाद में एक समिति बनी और उस समिति का जो अभिप्राय आया है उसके ऊपर जो है ये निर्णय लिया गया है. और इस ज़िले के अंदर जो है जो आर्थिक जो नाड़ी बोलते हैं इस ज़िले की आर्थिक नाड़ जो है वो पिछले 5 साल में पूरी टूटी हुई थी और यहाँ का टूरिज़्म पूरा ख़त्म हो गया था. उसके बाद होटल इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसे अनेक व्यवसाय छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी जो है सारे लोग इस निर्णय से काफ़ी खुश है. और इस 5 साल में इस ज़िले का जो है पूरा ही भट्टा बिठाने का काम जो है पिछली सरकार ने किया था और उसको जो है इस बार जो शब्द दिया था चुन के आने के बाद में आदरणीय वरेट्टीवार साहब है या फिर हमारे खासदार साहब धनोरकर साहब है, इनकी जीत के समय जो है गांधी चौक की सभा में ज़िले के पालक मंत्री साहब ने बोला था कि भाई ज़िले की जनता की मांग है कि भाई यहाँ पे जो है वो दारूबंदी होना नहीं चाहिए. ये औद्योगिक ज़िला है, यहाँ कामगार वर्ग है और जो कामगार वर्ग होते हुए भी जो है ये बंदी करने से जो है बहुत बड़ा. चंद्रपुर में 6 साल पहले दारूबंदी हुई थी जब भाजपा और शिवसेना की सरकार. उस समय हमारे चंद्रपुर के माजी वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को बंद किया था, इस दारू को. लेकिन हमने 6 साल के अंदर देखा कि इस दारूबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं खुद अपने शिवसेना की ओर से काफ़ी निवेदन कलेक्टर साहब को और अपने एसपी साहब को हमने दिए हैं कि इस वजह से दारू बंद होने की वजह से नकली दारू ड्रग्स का प्रमाण काफ़ी हद तक बढ़ गया है. चंद्रपुर में गांजे का सेवन छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, महिलाएं दारू बेच रही है. हमने जो 6 साल में देखा कोई भी फायदा नहीं है इस दारूबंदी का और हमने बारंबार मांगनी की थी कि इस दारूबंदी को उठाया जाए जिससे सरकार को जो रेवेन्यू का घाटा हो रहा है वो भी पूरा होगा. और काफ़ी लोगों के हाथों से काम जा चुका है. जो होटल के सामने कुछ छोटे मोटे व्यापारी धंधा करके खा रहे थे या होटल के वेटर थे, बहुत सारे होटल्स बंद हो चुके. तो ये दारूबंदी टोटली फंसी थी और दारूबंदी उठने पर मैं इसका स्वागत करता हूँ अपने पक्ष की ओर से. पहले ही भारत की जनता नोटबंदी के कारण परेशान थी और फिर हमें जीएसटी की मार सहनी पड़ी. इतना होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. चंद्रपुर में पेट्रोल 99 रुपए 92 पैसे और डीजल 90 रुपए 39 पैसे चल रहा है. स्पीड पेट्रोल की बात करने का तो फायदा भी नहीं क्योंकि उसमें पेट्रोल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है. उसकी कीमत 102 रुपए 76 पैसे चल रहा है. समझ नहीं आ रहा कि सरकार आखिर चाहती क्या है. हर ओर से टैक्स बढ़ाने के बावजूद कई राज्यों को जीएसटी के पैसे वापस नहीं मिले हैं. क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय भाव कम होने के बावजूद केंद्र सरकार ग्राहकों को सस्ता डीजल पेट्रोल क्यों नहीं दे रही है. एक साधारण व्यक्ति 2 व्हीलर में पेट्रोल इस्तेमाल करता है जिसका दिन का खर्च 50 रुपए होता था, आज वो 100 पार पहुंच गया और जो 100 होता था वो 200 पार पहुंच गया. अगर डीजल की बात की जाए तो वो महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ गए हैं, जैसे सब्जी भाजी किराया और अन्य सभी अत्यावश्यक चीजें महंगी होती जा रही हैं. जनता पूछ रही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है. एक और कोरोना की वजह से बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है. वहीं जो लोग बमुश्किल से कुछ कमाने के लिए निकलते हैं उन्हें पेट्रोल और डीजल भर पाना मुश्किल हो चुका है. शायद सरकार ने ये सोच लिया कि जनता कुछ भी सोचे इससे फर्क नहीं पड़ता.
यही एक कारण हो सकता है कि जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं और इसी वजह से हमें चंद्रपुर में साधारण पेट्रोल की सेंचुरी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ साल पहले जब भाव 40 से 50 और 50 से 60 हुआ तो लोग मजाक मजाक में कहते थे देखना एक दिन 100 रुपए हो जाएगा, और आज वो मजाक मजाक में बोली गई बुरी बात सच होती नजर आ रही है। इस पर हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी, आइए जानते हैं लोगों के विचार। पिछले एक साल से डीजल का रेट 17 से 20 रुपए बढ़ गया और हमारे ट्रक के भाड़े कुछ भी नहीं बढ़े, दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों का आवक जावक बंद हो गई, लोगों का माल जाना बंद हो गया, जिसके कारण कंपटीशन हो गई और इसके रेट नहीं बढ़े। यदि 17 रुपये और 20 रुपये रेट बढ़ा तो उसमें यदि किस गाड़ी को 100-200 रुपये रोज 200 लीटर रोज लगता है तो उसका 3-3.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाता है, तो वो 3-3.5 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा कमाई का। इसलिए हर गाड़ी वाला जो बेचारा 2-4-5 गाड़ी वाला है वो आज भी पैदल है और कल भी पैदल रहेगा, और कल भी था वो। इसलिए ये जो डीजल का रेट, सबसे मेन बात है डीजल का रेट। पेट्रोल का तो इतना नहीं पड़ता है फ़र्क, पर डीजल के इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, जो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वो ख़त्म हो गए हैं। अभी आपने कितना, क्या डीजल भरा है पेट्रोल भरा है? पेट्रोल कितना लीटर भरा? फुल टैंकर है। कितने रुपए का हुआ? 4400 44। रेट 99 रुपये 92 पैसे है, तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये सही है रेट, आपको पुराना लायक है? नहीं। धन्यवाद। तो आपका नाम? अभय वानखड़े। अभय जी, कितने रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हैं आप? 50 रुपये का। 50 रुपये का इतनी नई गाड़ी में, ऐसा क्यों? क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है, तो लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल के भाव कहाँ बढ़ गए। पेट्रोल का भाव सिर्फ 99 रुपये 92 पैसे तो हुआ है। आधा लीटर आने वाला है 50 रुपये में। तो आप खुश हैं इस रेट से? नहीं, खुश कौन रहे हैं। सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पेट्रोल तो कम करना चाहिए उन्होंने। पेट्रोल कम हुआ तो सब महंगाई कम होंगी। धन्यवाद। ये तो आम आदमी के कैपेसिटी के बाहर होते जा रहा है डे बाय डे। जैसे कि 1-2 साल पहले 75 रुपीज़ समथिंग पेट्रोल था, जो आज 100 के पार हो चुका है। अभी तो ये काफ़ी मुश्किल है कि लोगों ने गाड़ियाँ चलाना और अपने काम कैसे करना। इस महामारी में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़त दिखाई दे रही है, जिसमें पेट्रोल के 99.92 और डीजल के 90.49 भाव बढ़ गए हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, ये जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो इसके पहले इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें किए थे, और उस वक्त जो मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी, उस वक्त के जो रेट थे वो आज इससे डबल रेट हो गए हैं आज के डेट में। और अभी आपने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में अनेक कोई अलग अलग ज़िले में भी जो है 100 का आंकड़ा पेट्रोल का क्रॉस हो गया है, और डीजल भी 100 के आसपास आ गया है। और इतनी बड़ी महंगाई के लिए ये केंद्र सरकार की जवाबदेही थी कि उन्होंने जो है लोगों की, जनता की जिस भलाई के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट इलेक्शन में किया था वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी ये एक झूठी सरकार है। इन्होंने बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल गैस के दाम घटाने का वादा किया था, भारतीय रुपए को डॉलर के बराबरी में लाने के झूठे वादे दे के सत्ता हटाई। सिर्फ सत्ता मिलाने के लिए इन लोगों ने मुंह में जो आया वो बकते गए और किया कुछ भी नहीं। और जो 70 साल में भारत खड़ा हुआ वो भारत पेट्रोलियम इन्होंने बेच डाले। वो आरबीआई का रिजर्व फंड जो 70 साल से इस देश में कांग्रेस शासन की वजह से जमा हुआ था, ऐसी आपत्ति जो देश पे आएगी, ऐसे आपत्ति से बचने के लिए जो रिजर्व फंड कांग्रेस के ज़माने से 70 साल में जमा था, उसकी इन्होंने वाट लगा दी। और पेट्रोल डीजल के दाम जब मनमोहन सिंह साहब पंतप्रधान थे तो उस वक्त 170 रुपये डॉलर कच्चा तेल जिससे ये पेट्रोल और डीजल बनता है, उसके दाम 170 रुपये प्रति डॉलर प्रति बैरल उसके दाम रहने के बाद भी मनमोहन सिंह 55-56 रुपये में पेट्रोल दे रहे थे। आज $70 प्रति बैरल के रेट क्रूड ऑयल के चल रहे हैं और ये 100 रुपये में पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। ये सरासरी जनता से बेईमानी है। जनता के आर्थिक बोझा जनता के ऊपर डालने का ये काम चल रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। किसी भी क्षेत्र में ये भारतीय जनता पक्ष की और मोदी सरकार ने जनता को रियायत नहीं दी, उल्टा उनके जेब काटने का काम कर रही है।